हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बीएसएससी जो आपका फॉर्म आया है बीएसएससी इंटर स्तरीय, उसके प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से। तो ये जो प्रैक्टिस सेट होगा वो आपका है स्पार्क पब्लिकेशन का है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो अलग अलग पब्लिकेशन का होता है, तो हम लोग यहाँ से आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्पार्क पब्लिकेशन का है, ठीक ना। ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर है स्पार्क पब्लिकेशन में 5 नंबर आप जाके देखिएगा, तो ये सारा क्वेश्चन जो होगा आपको स्पार्क एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे यहाँ क्वेश्चन का, और इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ऑप्शन, केवल क्वेश्चन और ऑप्शन देख के टिक नहीं करेंगे। हम लोग इसके अराउंड जितने भी टॉपिक बन सकते हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, उन टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है, में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे से रिलेटेड जो भी टॉपिक बन रहा है हम लोग का, उनको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है हमारे ध्यान में वो आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया था। कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया था, ठीक है। पहला 1929 में जो किया था वो हरिपुरा गुजरात में है, जो कि आपका पहली बार किए थे हरिपुरा में, और दूसरा किए थे आपका त्रिपुरी में, ठीक है। तो त्रिपुरी में आपका किए थे अध्यक्षता, जो कि त्रिपुरी में क्या हुआ था कि गांधी जी से जो गांधी जी का कैंडिडेट जो थे वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, वो थे सीताबा रमैया। तो उनको क्या किया गया, मतलब कि दोनों इलेक्शन में खड़े थे, लेकिन जीत हुई सुभाष चंद्र बोस की, जिससे गांधी जी क्या हुए, उनसे नाराज हो गए थे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र ने इन सारी चीजों को देखते हुए इसे त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, अध्यक्षता से त्याग दे दिया। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया 6 टाइम के लिए, तो वो बनाया गया आपको राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। फिर क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद 1939 में यहाँ से जाने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। फिर इनको क्या किया जाता है, जापान में जो आपका गठन हुआ था आजाद हिंद फौज का, आईएनए का, जिसका गठन हुआ था 1942 में, आजाद हिंद फौज, इसकी स्थापना हुआ था, गठन हुआ था 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा। रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह इससे रिलेटेड है। तो इनको जब लिए जाते हैं तो इनको सौंप दिया जाता है 1943 में, ठीक है। तो ये अलग अलग रेजिमेंट यहाँ पे बनाते हैं, इसमें अलग अलग रेजिमेंट है। तो इसमें जो महिला वाला रेजिमेंट है, जिसमें केवल महिला थी, उनका जो रेजिमेंट है उसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। झांसी की रानी रेजिमेंट नाम था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि रानी, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। अब बोलेगा आपको कि महिला रेजिमेंट जो था आपका झांसी की रानी, उसकी प्रमुख नेता कौन थी, ठीक है। प्रमुख जो थे कौन थी इसमें, तो वो थे देविका रानी। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है, देविका रानी, ठीक है। हम लोग जितना डीपली जा सकते हैं, जितना क्वेश्चन अच्छा बन सकता है वो क्वेश्चन पूछेंगे। सिंपल क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन उससे डीपली क्वेश्चन भी, ये चूंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, देविका रानी वाला। इसके बाद महात्मा गांधी रेजिमेंट था, महात्मा गांधी रेजिमेंट। अब्दुल कलाम आजाद रेजिमेंट था, आजाद रेजिमेंट। जवाहरलाल नेहरू रेजिमेंट था। तो ये 4 रेजिमेंट था, जवाहरलाल नेहरू रेजिमेंट, ठीक है। तो महिला रेजिमेंट का जो नेता थी वो थी देविका रानी। तो यह हो जाएगा आपके सुभाष चंद्र बोस के बारे में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे?
चलिए पहला ऑप्शन जो देखते हैं, आपको पता है कि पहला ऑप्शन सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर। आरबीआई का जो गठन होता है 1926 में, जो यंग हिल्टन कमेटी आया था, उसके सिफारिश पर 1935 में आरबीआई का गठन होता है, ठीक ना, स्थापना होता है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो होता है आपका, राष्ट्रीयकरण जो होता है आपको 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949। मुख्यालय आरबीआई का है, मुख्यालय जो है आरबीआई का पहले कलकत्ता था, लेकिन 1937 में इसे ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे आपका है? अभी फिलहाल में मुंबई है, जो कि कलकत्ता पहले था, उसको ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो हो जाएंगे पहले वित्त मंत्री हो जाएंगे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री हो जाएंगे, जिन्होंने 26 जनवरी 1947 को पहला बजट पेश किया था, ठीक है। केसी योगी जो हो जाएंगे वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अब चूंकि देखिए ये क्वेश्चन जो दिया था आपका, वो क्वेश्चन दिया था आपको, केवल यहाँ से हम क्या करते कि औरों की तरह और टीचर की तरह इसको टिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन ये जो सीडी देशमुख, केसी योगी, ये इससे रिलेटेड है ना, वित्त आयोग, ठीक है ना, वित्त मंत्री, तो ये सब चीजें रिलेटेड ऑप्शन भी देता है कंफ्यूज करने के लिए। तो थोड़ा सा आप सभी ऑप्शन के बारे में देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब वित्त आयोग का जो आर्टिकल होता है, वित्त आयोग का स्थापना आर्टिकल जो होता है 1980 में होता है, ठीक है। सॉरी, वित्त आयोग का जो आर्टिकल है वो किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो संविधान के भाग 12 है और आर्टिकल है आपका 280 में वित्त आयोग के बारे में लिखा गया। वित्त आयोग का जो गठन होता है, वित्त आयोग का जो गठन होता है आपका, वो होता है आपका 22 नवंबर 1951। 22 नवंबर 1951। वित्त मंत्री जो होता है वो बजट पेश करता है। बजट सबसे पहले 1860 में आपका पेश किया था जेम्स विल्सन। कौन पेश किए थे इसको? जेम्स विल्सन ने पेश किया था 1880 में बजट जो हमारे संविधान में बजट शब्द नहीं है, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय गणना है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय गणना है, जो कि आर्टिकल 112 में, आर्टिकल किसमें है आपका? तो 112 में वार्षिक वित्तीय गणना के बारे में आपको बताया गया है, वो आर्टिकल 112 में, ठीक है। बजट शब्द नहीं है हम लोग का, तो इतना टॉपिक आप इस क्वेश्चन से ध्यान रख सकते हैं। भारत 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह जो हो जाएगा आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा, जो कि रूस की सहायता से इंटर कॉस्मोस रॉकेट से छोड़ा गया था, ठीक है। तो रूस की सहायता से इंटर कॉस्मोस रॉकेट से इसको छोड़ा गया था, रूस की एजेंसी, ठीक है। तो ये आपका कब छोड़ा गया था? 1975 में। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आपका राज्य आंध्र प्रदेश में दो आपको झील याद रखना है। पहला कोलेरू झील और दूसरा आपको याद रखना है पुलिकट झील, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बात करेंगे। तमिलनाडु में आपका जो झील है वो है विरामन झील और चेम्बरमबक्कम थोड़ा सा देख लीजिएगा इसका। चेम्बरमबक्कम झील है आपका, ठीक है। केरल में आपका सबसे इम्पोर्टेंट झील है वेबनाड झील, इसमें नौका रेस होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस झील में नौका रेस होता है, तो वेबनाड झील है। और
और ये आपका है भारत का सबसे लंबा झील। भारत का सबसे लंबा झील जो है वो वेम्बनाड झील है। एक और झील है आपका केरल में, अष्टमुड्डी झील। अष्टमुड्डी झील जो है आपका वो केरल में है, ठीक ना। मध्य प्रदेश में आपका झील जो है भोजताल झील है एक आपका, भोजताल झील, और तवा वोहर झील। तवा वोहर झील जो है आपका वो डल झील। डल झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चिल्का झील हो जाएगा आपका, चिल्का हो जाएगा आपका उड़ीसा में। तो ये सब तो आपको पता है। तो ये झील से रिलेटेड कुछ पॉइंट हो जाएगा आपके। निम्न से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की? तो ये आपका आंसर हो जाएगा केरला, ठीक है। श्रमिक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय जो है श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की केरला में, ठीक है। तो पर्यटन मंत्रालय ने एक और इसकी आपका स्कीम चलाया था, स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन स्कीम या योजना ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। ये होता है प्रसाद योजना, ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है ना। तीर्थ यात्रा से रिलेटेड होता है, तीर्थ यात्रा को इसमें चुना जाता है प्रसाद योजना के तहत, ठीक है। जैसे मंदिर हो गया, तो ये चलाया गया था 2014 से 15 में, ठीक है ना। ये भी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा केरला हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे उड़सी शास्त्रीय नृत्य होता है आपका। भितरकनिका नेशनल पार्क है आपका, सिमलीपाल नेशनल पार्क है आपका, बुक्सा नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कर्नाटक आपका हो जाएगा आपका। कर्नाटक के बारे में अगर आप कुछ चीज़ें देखना चाहें तो कर्नाटक में आपका हो जाएगा यक्षगान नृत्य होता है। यक्षगान नृत्य यहाँ का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कर्नाटक में आपका उगादी त्यौहार होता है। आगे त्यौहार के बारे में भी लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की? ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंतीदुर्ग था। कौन है? दंतीदुर्ग, जिसका टाइम पीरियड था राष्ट्रकूट का 735 से 756 ईस्वी, ठीक है। 735 ये आपका राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसके संस्थापक हो जाएंगे दंतीदुर्ग, और इसकी जो राजधानी जो थी आपका राष्ट्रकूट वंश का, वो है मान्यखेत, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश ने कुछ निर्माण करवाया था, उसमें था सबसे इम्पोर्टेंट एलोरा कैलाश मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। एलोरा कैलाश मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है, ये निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अशोक के बारे में आपको पता है, मौर्य वंश के थे, तीसरे शासक थे आपका, ठीक है। कलिंग का युद्ध लड़ा था इन्होंने 261 ईसा पूर्व में। इन्होंने इनके समय में बौद्ध संगीति हुई थी आपका पाटलिपुत्रा में बौद्ध संगीति हुई थी आपका अशोक के समय में। कलिंग का जो युद्ध है आपको इनकी 13वीं शिलालेख में इसको किया गया है। भाब्रू शिलालेख सबसे छोटा शिलालेख है अशोक का, वो राजस्थान में है आपका, ठीक है। तो ये सब अशोक हो जाएगा आपका। अमोघ घोष जो है कविराज था आपका, जैन अनुयायी थे आप अमोघ घोष, जिन्होंने कविराज मार्ग की रचना किया था। अमोघ घोष ने कविराज मार्ग की रचना, जैन अनुयायी थे, जैन धर्म से रिलेटेड थे, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। अशोक बौद्ध धर्म से, इनको बौद्ध का जो शिक्षा इनको दिया था, बौद्ध जो से गुरु थे इनके, वो थे उपागुप्ता। उपागुप्ता जो थे बौद्ध गुरु थे इनके अशोक के। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से रियासत से कितने थे, ठीक है। तो टोटल अगर संख्या देखें तो 389 था, जिसमें से कांग्रेस को सीट मिला था 208। कांग्रेस को कितना मिला था? 208। रियासत को मिला था आपको 93। मुस्लिम लीग को मिला था 73, और अन्य जो आप ऐड कर लीजिएगा, जो बच जाएगा वो मिला था अन्य को, ठीक है। तो ये संविधान सभा था। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो होता है 9 दिसंबर 1946 को होता है। एक सेकंड, संविधान सभा का प्रथम बैठक जो होता है 1946 को होता है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फिर 11 दिसंबर आपको 1946 को सेकंड बैठक होता है, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर होता है 13 दिसंबर 1946 को, ये जो होता है आपका, इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है विशेष प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विशेष प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं, जो कि बाद में जाकर प्रस्तावना इसको बोला जाता है। और ये जो है प्रस्तावना को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया जाता है, ठीक है। संविधान सभा द्वारा अपना लिया जाता है। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसमें प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ, जिनमें 3 शब्द जोड़े गए थे: पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एंड 3 शब्द जुड़े गए थे इसमें। आई थिंक पंथ निरपेक्ष, जिसको धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, समाजवादी, और एक आपका, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेरे माइंड से मिस हो रहा है, ठीक है। तो 42 की बार संविधान संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको बोलते हैं मिनी संविधान संशोधन, मिनी संविधान बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई थी सिर्फ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर बिलक्कू नामक वार्षिक उत्सव आयोजन किया था? उत्सव से रिलेटेड है। मकर बिलक्कू जो किया जाता है, मनाया जाता है आपका मकर बिलक्कू, वो केरला में मनाया जाता है आपका। केरला में काफी इंपॉर्टेंट त्योहार मनाया जाता है ओणम, एक होता है आपका अटुकल ओणम, अटुकल पोंगल मनाया जाता है। पोंगल आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पोंगल मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में, और अटुकल पोंगल मनाया जाता है आपका ये केरल में, ठीक है। केरल में थेयम और भी होता है त्योहार, थेयम होता है, विशु त्योहार होता है। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है आपको याद रखना है कथकली। भारतनाट्यम तो तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम क्या है? भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो तमिलनाडु का है। और केरल का क्या है आपका? कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो ये हो जाएगा त्योहार और नृत्य आपका केरल का।
तमिलनाडु का जो पोंगल त्योहार है वो काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 पार्ट में पोंगल होता है। ये जो होता है ओणम, आपको ध्यान रखना है 11 से 12 दिन चलता है। ये 20 अगस्त से 31 अगस्त, देखिए तो कितना हो रहा है, 11 दिन हो रहा है ना। 11 दिन तक मनाया जाता है ये, 12 दिन तक सॉरी मनाया जाता है, 12 दिन तक इसको मनाया जाता है ओणम को। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि ओणम कितना दिन तक मनाया जाता है, कब किस महीने में मनाया जाता है, ये भी पूछा गया है। ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। केवल आपको ये याद रख लेना कि केरल का त्योहार ओणम होता है। ये नॉट मतलब कि ये आपका इनफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का वैरायटी जो है चेंज हो रहा है। तो आप चूंकि ये क्वेश्चन सारा जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी क्वेश्चन बैंक में मतलब देखा गया, इसलिए ये चीजें हम आपको बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे, ठीक है। तो इस तरह से स्टडी जो है बहुत कम लोग करवाते हैं। तो प्लीज इस तरह से इस तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे हमको मिलेगा प्रोत्साहन इस टाइप का वीडियो बनाने का, ठीक है। चलिए, ओणम जो होता है 4 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। चारों दिन का अलग अलग नाम होता है। और ये भी पूछा गया है कि पोंगल जो होता है, पहले दिन के पोंगल को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं भोगी पोंगल। क्या नाम देते हैं लोग? भोगी पोंगल, ठीक है। दूसरे दिन के पोंगल को नाम देते हैं जो सूर्य पोंगल। क्या नाम देते हैं हम लोग? सूर्य पोंगल। और तीसरे दिन का जो पोंगल होता है आपका होता है मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल। और लास्ट चौथे दिन का जो पोंगल होता है आपका होता है कन्नम पोंगल। कन्नम पोंगल जो होता है ये होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे होता है जल्लीकट्टू भी होता है, जल्लीकट्टू जिसमें 2 बैलों को लड़ाया जाता है। आपको पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था, फिर इसको कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ फिर इसको 2021 आई थिंक इसको पुनः स्टार्ट किया गया, ठीक है। पहले इसको मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की इस खेल को नहीं खेलना, क्योंकि खेल तो होता है जैसे पोंगल के त्योहार के 2 टाइम पे खेला जाता है, इसमें बैलों को लड़ाया जाता है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो जल्लीकट्टू हो जाएगा आपका यहाँ का। और काफी इंपॉर्टेंट है पुथांडु, ये भी पूछा गया है। पुथांडु त्योहार जो होता है वो तमिलनाडु का 9 वर्ष त्योहार है। तमिलनाडु का 9 वर्ष त्योहार आपको पूछेगा तो कौन सा है? पुथांडु त्योहार। 9 वर्ष के समय में जो तमिलनाडु में त्योहार मनाया जाता है उसको नाम देते हैं पुथांडु त्योहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कर्नाटक का भी बात कर ले। कर्नाटक में 2 आपका त्योहार काफी इंपॉर्टेंट है, कंबला त्योहार। इससे पूछा गया था कि कंबला त्योहार कौन सा मतलब त्योहार है जिसमें भैंसों का रेस होता है, भैंस दौड़ होता है। तो ये कंबला त्योहार जो कि आपका कर्नाटक में यहाँ पे भैंस दौड़ होता है, ठीक है। एक त्योहार और है आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश भी हो सकता है इसको आपका इसका। तो आपको ध्यान रखना है उगादी त्योहार, ठीक है। उगादी त्योहार जो है आपका आंध्र प्रदेश या कर्नाटक का आपका ये 9 वर्ष त्योहार है, ठीक है। 9 वर्ष त्योहार, जैसे कि पुथांडु है आपका तमिलनाडु का, उस तरह कर्नाटक का जो है आपका 9 वर्ष त्योहार आपका है उगादी त्योहार, ठीक है। हम्पी त्योहार आपका होता है हम्पी त्योहार, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा पटाक्कल त्योहार मनाया जाता है आपका यहाँ पे कर्नाटक में। तो ये कुछ त्योहार हो जाएंगे। उड़ीसा का भी आप याद रख सकते हैं, रथ यात्रा निकलता है पुरी से, रथ यात्रा। छऊ त्योहार भी होता है, नृत्य भी होता है यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है। कलिंग महोत्सव होता है, कलिंग महोत्सव होता है। ये क्वेश्चन बोला गया था कि रथ यात्रा जो होता है किस देवता से रिलेटेड है, ठीक है ना, किस भगवान से रिलेटेड है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप का बनता है। तो आई थिंक आपको इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान और बढ़ाना पड़ेगा या ध्यान और मतलब देना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन पे। मालथेसियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से गुणोत्तर श्रेणी जीपी
से बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है मालथीसियस सिद्धांत के अनुसार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या जो है, जनसंख्या के स्टडी को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी द स्टडी ऑफ, डेमोग्राफी जो होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का अध्ययन को बोलते हैं डेमोग्राफी। भारत की जो जनसंख्या है आपको पता है, भारत की जनसंख्या जो है ये आपका पूरे विश्व का 17 पॉइंट, भारत की जो जनसंख्या आपका पूरे विश्व का 17.7%। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखिए कि ये डाटा आपका 2011 के अकॉर्डिंग है। बिहार का जो है जनसंख्या, आपसे ध्यान रखना है बिहार का जनसंख्या, क्योंकि बिहार से रिलेटेड एग्जाम है। 10.41 करोड़ जो है बिहार की जनसंख्या है, जो भारत की जनसंख्या का 8.06% है। जो पूरे भारत की जनसंख्या का 8.0% है बिहार की जनसंख्या, जो कि भारत में 3rd पोजीशन है बिहार। पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, फिर आई थिंक आपका बिहार। तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात है? ठीक ना, तो कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका, जलप्रपात जो है आपका वो कुंचिकल है, जो कि वराही नदी पर है। कौन सी नदी पे है? वराही नदी कर्नाटक में है। ठीक है, वराही नदी कर्नाटक में। कर्नाटक में आपका 3 और जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। एक होगा शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी पे है। ठीक है, कावेरी नदी। एक आपका हो जाएगा जोंग जलप्रपात, काफी इंपॉर्टेंट है, गरसोपा। आप कोई भी पॉइंट जो यहाँ पे बता रहे हो आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारा पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जोंग जलप्रपात का ये पूछा गया था क्वेश्चन आपका कि जोंग जलप्रपात का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम गरसोपा भी है और महात्मा गांधी जलप्रपात भी है इसका नाम, जलप्रपात, जो कि ये जो है आपका श्रावती नदी पे। कौन सी नदी पे है? श्रावती नदी पे। ठीक है, तो श्रावती नदी पे जोंग या गरसोपा जलप्रपात आपका है श्रावती नदी पे। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका एंजेला या एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये आपको ध्यान रखना है, कैरोनी नदी पे है, कैरोनी नदी पे है। और कहाँ पे है आपका? तो वेनेजुएला में। ये वेनेजुएला देश है, वहां पे ये जलप्रपात आपको देखने को मिलता है। ठीक ना, चित्रकूट जलप्रपात आपका छत्तीसगढ़ में है। और कुछ याद रखना है आपको, चित्रकूट जलप्रपात जो है प्रपात जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात जो है आपका इंद्रावती नदी पे है, ये आपको याद रखना है, इंद्रावती नदी, दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, ये मांडवी नदी कर्नाटक में है। मांडवी नदी कर्नाटक में। ठीक है, कुछ जलप्रपात आपके हो जाएंगे। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात जो है आपका वो मध्य प्रदेश एमपी में है आपका, नर्मदा नदी पे। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका कुछ जलप्रपात। निम्न में से किस राज्य में सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन शुरू किया? तो सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन जो आपका शुरू किया गया है वो शुरू किया गया आपका उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में आपका शुरू किया गया। ठीक है,
उड़ीसा में आपका जो होता है सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। भीतर कनिका नेशनल पार्क है, कनिका नेशनल पार्क है। उड़ीसा में उड़ीसी नृत्य जो होता है शास्त्रीय नृत्य। उड़ीसा में आपका चिल्का लेक है, जो कि लैंगून लेक है। चिल्का झील जो है आपका लैंगून झील है। लैंगून झील का मतलब समझते हैं आप, जो समुद्र के किनारे होता है और समुद्र के किनारे में कुछ मिट्टी जंगल, उसके किनारे से समुद्र से निर्माण होता है, उसको लैंगून झील बोलते हैं। ठीक है, तो चिल्का झील हो जाएगा सबसे बड़ी, लैंगून झील है भारत की, तो वो ये हो जाएगा चिल्का झील। पश्चिम बंगाल में आपका बुक्सा नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क। पूछा गया था क्वेश्चन कि पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी, वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो पश्चिम बंगाल की है वो है सदकफू चोटी, जो है दार्जिलिंग में है आपका, दार्जिलिंग में है आपका। तो ये आपको पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, बिहार की राजधानी आपको पता है पटना है। बिहार जो होता है सबसे पहले 1912 में वेस्ट बंगाल से अलग होता है, 1936 में उड़ीसा से अलग होता है, और 15 नवंबर 2000 को ये आपका अलग होता है झारखंड से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे आपका, उत्तर प्रदेश में है। चलिए, और उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। कथक से रिलेटेड है आपका बिरजू महाराज है। बिरजू महाराज जो है आपका कथक से रिलेटेड है महाराज। सितारा देवी, ठीक है, ये सब कथक से रिलेटेड कलाकार है आपके। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ग्रीनविच लाइन, आपको भारत की ग्रीनविच लाइन गुजरती है मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के नियम में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को डिफाइन किया गया है कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 98 में संसद के सचिवालय के लिए प्रत्येक सदन के लिए एक सचिवीय कर्मचारी होगा। ये अनुच्छेद आपका 98 में बताया गया। अनुच्छेद 155 आपको अगर ध्यान है तो ये राज्यपाल की नियुक्ति से है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की एक पद जो होता है 153 में होता है। राज्यपाल 154 में क्या होता है, उनकी शक्ति होती है राज्यपाल की। राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है आपका, नियुक्ति जो करता है वो होता है राष्ट्रपति, आपका नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को जब मन हटा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो उसके प्रसाद पर्यंत से होता है आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक है। एक से अधिक राज्यपाल हो सकते हैं, किसी राज्य के एक से अधिक राज्यपाल हो सकते हैं। ये आपका संशोधन जो किया गया था 17वां संशोधन, आई थिंक देख लीजिएगा इसको एक सेकेंड 70 संशोधन है आपका, आई थिंक, मतलब इस 17वां संशोधन में क्या किया गया था कि जो एक से अधिक राज्य के जो होंगे राज्यपाल, मतलब एक राज्यपाल दो राज्य के भी राज्यपाल हो सकता है। इस संशोधन में आई थिंक जहाँ तक मुझको याद आ रहा है कि दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए भी उनको ये किया गया था, ठीक ना। तो एमएलए मतलब वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग ले सकते। तो 17वां संविधान संशोधन, ये थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 34 अनुच्छेद जो आर्टिकल है आपका 1235 जो होता है वो आपका मौलिक अधिकार होता है।
मौलिक अधिकार होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, जो कि भाग नंबर 3 है। मौलिक अधिकार 5 प्रकार का होता है। पहला होता है समता का अधिकार, समता का अधिकार जो कि 14 से 18 होता है। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये होता है आपका 23 से 24 होता है। फिर आपका होता है धार्मिक अधिकार, धार्मिक अधिकार होता है, ये होता है 25 से 28 होता है। लास्ट होता है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 होता है, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। आपका यूएसए के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा अनुकरणीय बल एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी? यहाँ एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है। तो 19 जनवरी 2006 को एनडीआरएफ की स्थापना होती है। जो आपदा से संबंधित जो होती है ना, जब भी कहीं पे आपदा जैसे साइक्लोन, बाढ़ या कुछ आ गया आपदा से कोई रिलेटेड, तो वहाँ पे जो सेना होती है उसको एनडीआरएफ बोलते हैं। उनकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 को, इसलिए 19 जनवरी को एनडीआरएफ डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मई था ना यहाँ पे, एक सेकंड, नहीं, निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट आया था? ठीक ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपको पता है कि 1947 में आया था। 1947 में क्या आया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्रिप्स मिशन में जो 3 अंग्रेज थे उनके नाम आपको बताना है, ठीक ना। इसमें 1942 में हो गया आपका क्रिप्स मिशन। अगला हो जाएगा 1946 में कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, जो भारत में संविधान निर्माण की मंजूरी के लिए आया था, पूर्ण स्वराज लाने के उद्देश्य से आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन। अगला था आपका ये आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन योजना, जो कि भारत पाकिस्तान को अलग करने के विभाजन के लिए आया था आपको 1947 में। इंडिया पाक विभाजन के लिए आया था लॉर्ड माउंट बेटन योजना 1947 में, ठीक है। एक आया था वेवेल योजना, वेवेल योजना आया था आपका 1942 में आई थिंक। तो ये आपका कुछ योजना हो जाएगा जो कि आपको 40 से 50 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, 1940 से 1950 के बीच में। जनवरी 1921 में निम्न में से किस राज्य ने अपना प्रथम पक्षी उत्सव कलरव, तो प्रथम पक्षी उत्सव कलरव जो मनाया वो आपका बिहार। कौन मनाया? प्रथम पक्षी उत्सव जो मनाया कलरव मनाया बिहार में। जो है आपका पहला मतलब एशिया का पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र आपका खोला गया है, आपको याद रखना है, पटना में, ठीक है। और बिहार से रिलेटेड और क्या देख सकते हैं हम लोग, बिहार में आपका सोमेश्वर पहाड़ी है, सोमेश्वर पहाड़ी बिहार में क्या है? सोमेश्वर पहाड़ी है, जो कि आपको पश्चिमी चंपारण में।
चंपारण में है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी आपका पाया जाता है, जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी जो कि पश्चिमी चंपारण में है। एंड बिहार में एक नेशनल पार्क भी है, आपको याद हो तो वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है आपको बिहार में है। और क्या रख सकते हैं बिहार के बारे में, चलिए ठीक है, आगे हम लोग और ये जो चीजें याद आएगा बिहार के बारे में उसमें देखेंगे, ठीक है। असम जो हो जाएगा आपका, असम में आपका एक सत्रिय नृत्य होता है जो कि शास्त्रीय नृत्य है, जो कि सबसे नया बार जो नृत्य है आपका वो सत्रिय नृत्य है, ठीक है। असम में आपका बिहू डांस होता है। असम में नेशनल पार्क है, बहुत सारा है, 7 है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा गोवा नेशनल पार्क, आपका चलिए जो याद आ रहा है वही बता दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 7 नेशनल पार्क है यहाँ पे, काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, रामगंगा, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। उड़ीसा में आपको सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सिमलीपाल। भितरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। उड़ीसा का ओडिसी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है आपका। उड़ीसा में चिल्का झील है आपका। त्रिपुरा, त्रिपुरा जो कि चारों तरफ से क्या है आपका, ये मतलब 3 तरफ से आपका ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है एक नृत्य होता है आपका होजागिरी नृत्य, ठीक है, होजागिरी नृत्य। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। जो चीजें याद आ रहा है उसके बारे में हम लोग बता दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे भी हो सके दूसरा चीज याद हो तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सलीम अली चिड़ियाघर अभ्यारण्य कहाँ है आपका, गोवा में है। सलीम अली चिड़ियाघर अभ्यारण्य, चिड़िया के अध्ययन को, पक्षी के अध्ययन को, चिड़िया या पक्षी के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। श्रीनगर में है आपका, श्रीनगर बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में है आपका सलीम अली नेशनल पार्क। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य है और ये सलीम अली नेशनल पार्क जो है आपका वो जम्मू एंड कश्मीर में है। बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है सलीम अली को, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये जो थे मुंबई में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। गोवा में एक नेशनल पार्क है, महावीर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में आपका लोनार झील है, कैलाशनाथ मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है, एलोरा की गुफा है, अजंता की गुफा है। महाराष्ट्र में तडोबा नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। लोनार झील आपको याद रखना है, एक काफी इंपॉर्टेंट है लोनार झील आपका। कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, अजंता की गुफा, तो ये महाराष्ट्र से कुछ रिलेटेड टॉपिक हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है, तो रूपसी हवाई अड्डा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है आपका, तो रूपसी हवाई अड्डा आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी असम में हो जाएगा, ठीक है। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ पे होगा आपका, तो आपका असम में होगा। गोवा में आपका एक हवाई अड्डा है मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
ठीक है, मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आपके हवाई अड्डा हो जाएंगे। चलिए, बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन जो है रिलेटेड है आपका उत्तराखंड से। बीज बचाओ आंदोलन, एक था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपको पता है कि 1978 में होता है, जब उत्तर प्रदेश जो था वो मतलब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। इसके जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, बीज बचाओ योजना कब हुआ था, बीज बचाओ आंदोलन कब हुआ था, बचाओ के जस्ट बाद हुआ था आंदोलन, 1987 में हुआ था। कब हुआ था आपको, 1987 में आपको बीज बचाओ योजना हुआ था, बीज बचाओ आंदोलन हुआ था, जिसके नेता जो थे वो विजय जरधारी थे, विजय जरधारी। चलिए, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ चोटी है, पारसनाथ चोटी है आपका। उत्तर प्रदेश में अभी बात किए थे हम लोग, कथक यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, जानवरों को प्रतिकूलता रोकथाम भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया, तो ये समवर्ती सूची में रखा गया। हमारा 3 सूची होता है आपका, 3 सूची होता है। पहला होता है संघ सूची, संघ सूची जिसमें जो आते हैं 97 विषय आते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका राज्य सूची जिसमें 61 विषय आते हैं। फिर होता है आपका समवर्ती सूची जिसमें विषय है 52 विषय है, जैसे एजुकेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्रूरता रोकथाम, ये भी समवर्ती जानवरों की प्रतिकूलता रोकथाम कहाँ आएगा, तो समवर्ती सूची में आएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया आपका, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है, ठीक है ना। हमारी 3 सूची, जो सूची के बारे में आपका है वो अनुसूची 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में क्या है आपका, तो 7वीं अनुसूची में आपके हैं ये आपका सूची के बारे में, ठीक है, समवर्ती सूची के बारे में आपका। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित खेतरी खदान कहाँ है, तो राजस्थान में खेतरी खदान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन पर पूछ रहा है। तो खेतरी खदान जो राजस्थान में वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को हम लोग भारत में राष्ट्रीय सांख्यिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई जो होता है मजदूर दिवस होता है, दिवस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड रुक जाइएगा, ये थोड़ा सा नेक्स्ट
एक सेकंड रुक जाइएगा, कुछ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अतोफो प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में। किसमें स्थित है? अतोफो प्रवाल द्वीप जो है प्रशांत महासागर में है। इसमें सबसे गहरा जो गर्त है आपका प्रशांत महासागर में वो है आपका मरियाना गर्त। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है, सबसे गहरा जो पॉइंट है वो है प्यूर्टो रिको गर्त। प्यूर्टो रिको गर्त जो है अटलांटिक महासागर का है। ये भी क्वेश्चन पूछा था अटलांटिक महासागर किस शेप का है, तो इस शेप का, इस तरह का शेप होता है अटलांटिक महासागर का, इस शेप का बनता है, ठीक है ना। इस आकृति का कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और सबसे गहरा महासागर हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। 1.5 कूटनीति क्या है? कूटनीति क्या है? डिप्लोमेसी जो है 1.5 क्या है? तो वो आपका है सरकारी या गैर सरकारी कूटनीति के बारे में, ये आपका रिलेटेड है, सरकारी और गैर सरकारी के बारे में, ठीक है। एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी होता है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो दो देशों के बीच आपसी संवाद कायम करने के लिए ये होता है, दो देशों के आपसी संवाद। देशों के आपसी संवाद या बातचीत या मुलाकात से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी होता है और एक होता है 1.5 डिप्लोमेसी जो कि सरकारी और गैर सरकारी कूटनीति से रिलेटेड है। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IMF। IMF की स्थापना जो होती है 1944 में होती है। इसका हेड क्वार्टर है आपका वाशिंगटन DC और आपका है इसमें 190 सदस्य है फिलहाल में। और इसके अध्यक्ष जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना, वर्ल्ड बैंक की, वही वाशिंगटन DC हो जाएगा आपका, सेम वाशिंगटन DC जो हो जाएगा। विश्व बैंक की आपका अजय बंगा को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था, भारतीय आपको। UNDP जो है वो उसका जो आपका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इसकी 1965 में स्थापना होती है। फिर आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ है? तो प्रचंड यहाँ पे क्या है, अभी प्रधानमंत्री चुने गए थे और ये मोतिहारी जो है आपका, यहाँ पे अगर देखा जाए बिहार का मैप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे पूर्वी चंपारण और इसी में है मोतिहारी, ठीक है। तो मोतिहारी जो है नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ से ही एक पाइपलाइन आपका बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन जो है जोड़ा गया है मोतिहारी से नेपाल को, ठीक है। पटना जो है आपका, पटना में यहाँ पे लिखा हुआ 1912 में INC मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है जो कि पटना के बांका में होता है आपका, जिसके अध्यक्ष जो है होते हैं RN माथुरकर होते हैं, ठीक है ना। और 1922 में INC का अधिवेशन होता है गया में, CR दास इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका न्यू जर्सी, डायरेक्ट आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क में अभी बताए थे, यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो भारत की पहली प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बिहार के पटना में बनाई जा रही है। कहाँ पे बनाई जा रही है आपकी? तो बिहार के पटना में प्रथम डॉल्फिन वेधशाला आपको बनाया जा रहा है। ठीक है, बिहार जो है आपका 1912 में अलग होता है आपका बंगाल से। 1936 में अलग होता है उड़ीसा से, और 15 नवंबर 2000 को अलग होता है ये अलग होता है झारखंड से। ठीक है, बिहार के जो पहले सीएम थे वो कौन थे आपका? श्री कृष्ण सिंह। पहले राज्यपाल थे स्वतंत्रता के बाद दौलत राम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बिहार में पटना में पहला डॉल्फिन वेधशाला जो खोला जा रहा है। ठीक है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है? तो प्रथम रामसर क्षेत्र जो है बिहार का, वो कहाँ पे है आपका? बेगूसराय में। कहाँ पे? बेगूसराय। उस रामसर साइट का नाम क्या है? कांवरताल झील। कांवरताल जो झील है आपका पहला रामसर है बिहार का, फर्स्ट रामसर जो कि है कांवरताल झील, जो कि बेगूसराय में आपका है। ठीक है, कांवरताल झील। डॉल्फिन अभयारण्य आपका भागलपुर में है। बांका में आपको बताया कि 1912 में आईएनसी का अधिवेशन हुआ था आपका, ठीक ना, जिसके आर.एन. माथुरकर जो थे अध्यक्ष थे। ठीक ना, तो ये आपका हो जाएगा बेगूसराय। चलिए अगला है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई? तो ये है प्रथम मानव जीवाश्म जो है आपका ये प्राप्त हुआ था गंगा नदी घाटी। ठीक है, गंगा नदी आपको पता है इधर से आती है भागीरथी, हिमाद्री से आती है भागीरथी, इधर से आती है आपका बंदरपुर, इधर से आती है अलकनंदा। ठीक है, दोनों मिलती है देवप्रयाग में, और यहाँ से गंगा हो जाता है। गंगा यहाँ से जो धारा होता है गंगा होता है, गंगा की लंबाई 25 होती है। ये जाके इधर पश्चिम बंगाल और इधर पद्मा आपका बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश होते हुए गिर जाती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा बोला जाता है। यहाँ पे आपको कुछ प्रयाग बनता है आपको, तो यहाँ प्रयाग देख लेते हैं। ऐसे सीरीज वाइज नहीं है, ऐसे ही हम बता देते हैं आपको। एक होता है कर्ण प्रयाग, ठीक है, एक होता है आपको नंद प्रयाग, 5 प्रयाग बनता है आपका। एक होता है विष्णु प्रयाग, एक होता है आपका रुद्र प्रयाग। अब देखिए कर्ण प्रयाग में कौन कौन मिलती है नदी? पिंडर प्लस अलकनंदा। पिंडर और अलकनंदा मिलती है जहां पर उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकनी प्लस अलकनंदा। विष्णु प्रयाग में आपको मिलती है धौली गंगा प्लस अलकनंदा, और आपका रुद्र प्रयाग में मिलती है मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, और देव प्रयाग में आपका भागीरथी प्लस अलकनंदा। तो ये आपका हो जाएगा प्रयाग, जो कि गंगा नदी से आपका होके मतलब प्रयाग बनाता है अलकनंदा के साथ आपकी ये सारी नदी। ठीक है, चलिए नर्मदा आपको पता है कि अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश की पहाड़ी से, और ऐसे अगर भारत का नक्शा है आपका, तो यहाँ मध्य प्रदेश अमरकंटक रखने की इसकी जो दिशा होती है इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा जो है आपका इससे अमरकंटक से निकलती है, गुजरात होते हुए आपका इधर अरब सागर में गिर जाती है नर्मदा। इसमें बताए थे धुआंधार फॉल भी ये बनाती है, धुआंधार जलप्रपात भी ये बनाती है, जलप्रपात।
आपकी ये बनाती है आपका नर्मदा नदी, ठीक है ना। एक ताप्ती नदी भी आती है मध्य प्रदेश से, और ये भी इसी डायरेक्शन में आती है आपकी, किधर से, तो ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम नदी जो होती है आपकी इधर ठीक है, इधर आपको इधर इस साइड प्रवाहित होती है। गंगा भी इधर आती है, यमुना इधर, ठीक है, कावेरी, गोदावरी, का कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदी इधर आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अमरकंटक से आपका जो नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है वो आपको इस डायरेक्शन में आती है, ठीक है, पश्चिम की तरफ। एक सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है, जाके गंगा में मिल जाती है पटना में, वो आपको है इस डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो पहले साम्राज्य की स्थापना जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले भारत में साम्राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौटिल्य की सहायता यानी चाणक्य की सहायता से उन्होंने किया था, ठीक है। घनानंद को हराया था। सेल्यूकस निकटर मेगास्थनीज जो था आपका, उसके राजदूत मेगास्थनीज जिसके समझ में आया था, मेगास्थनीज जो इंडिका पुस्तक लिखा था, इंडिका पुस्तक लिखा था। आप पूछेगा कि इंडिका किससे रिलेटेड है, इंडिका में क्या कौन किस चीजों के बारे में वर्णन है, तो ये आपको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इंडिका मेगास्थनीज हो गया आपका। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे आपके ये जैन धर्म में बाद में जाकर जैन धर्म अपना लिए थे। भद्रबाहु इनको शिक्षा दिए थे जैन धर्म के, और अंत में क्या किए थे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से, संलेखना मतलब कि खाना पीना छोड़कर संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिए, ठीक है। कनिष्क आपको पता है कुषाण वंश का काफी इंपॉर्टेंट शासक है, कुषाण वंश का, ठीक है। इसके समय में जो चरक, अश्वघोष, नागार्जुन एंड ये सब जो थे चरक, अश्वघोष, नागार्जुन, बुद्धचरितम लिखा था आपका किसने, अश्वघोष ने ना। तो बुद्धचरितम आपको लिखे थे अश्वघोष ने, इसके समय अश्वघोष, बुद्धचरितम किसने लिखा था, अश्वघोष, जो किसके शासन काल में थे आपके, तो कनिष्क के शासन काल में। चरक थे आपके राजवैद्य थे ये, ठीक है ना। नागार्जुन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया कि चरक नागार्जुन मतलब ये किसके शासन काल में थे, तो कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक थे उसके समय में, ठीक है। इन्होंने सोना के सबसे पहले सबसे ज्यादा सोना के सिक्के चलाने वाले ये थे कनिष्क शासक, ठीक है। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये गुप्त साम्राज्य का 5वां शासक था, गुप्त साम्राज्य का, जिसका संस्थापक श्रीगुप्त थे। इनके शासन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था, चाइना से कौन आया था, फाहियान आया था चीन से, चीनी यात्री, ठीक ना। इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे। इनके समय में 9 रत्न थे आपको, 9 रत्न कौन कौन थे, कालिदास थे, वाराही मीर थे, बेताल मठ थे, तो आपको कालिदास मेनली याद रखना है, ठीक है। तो 9 रत्न इसके शासन काल में, चंद्रगुप्त के शासन में 9 रत्न थे। महरौली पिलर ये बनाए थे, महरौली पिलर जो बनाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था, इसका नाम विक्रमादित्य भी इनको कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में है, तो गंधार शैली। गंधार शैली जो होती है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक शैली है, जो 2-4 शैलियों के मिला हुआ मिक्स मतलब कि इसमें होता है। यूनानी, सीरियन शैली, यूनानी शैली, फारसी प्लस भारतीय, ये सब शैली मिलकर आपको गंधार शैली बनती है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। मूर्तिकला शैली है आपका ये, जिसका उदय सबसे पहले किसके समय में हुआ था, तो कनिष्क के समय में,
कनिष्क का भी बताए थे हम लोग, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के थे, दूसरे शासक थे जिसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना किया था 1290 में आई थिंक, ठीक है। 1290 में 6 वर्ष शासन किया था। इसके बाद 1296 से खिलजी ने, इसके चाचा लगते थे, ठीक ना, चाचा और इसके हाँ, तो इसके चाचा थे, इन्हीं को मार के फिर ये अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है ना। और यही जो होता है सार्वजनिक आपके वितरण प्रणाली की शुरुआत करता है। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली का भी शुरुआत करता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसका टाइम पीरियड 1296 से 1316 है आपका अलाउद्दीन खिलजी का। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली आपका घोड़ा दागने की प्रथा चलाता है, घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा, ठीक है। नगद वेतन देने का शुरुआत कौन करता है आपका? ये अलाउद्दीन खिलजी करता है। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो हुआ था आपका, ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। इसने गुप्तचर व्यवस्था शुरुआत किया था। गुप्तचर व्यवस्था किसने शुरुआत किया था? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था। निर्माण में अगर देखें तो निर्माण में ये क्या क्या निर्माण किए थे? पहला अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। सीरी का किला, सब दिल्ली में है आपका, सीरी का किला, अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल ये निर्माण करवाया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर लोदी आपको पता है, जिसने लोदी वंश का है, इसकी लोदी वंश आगरा शहर की स्थापना नहीं किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका, ये आपका है जिसके समय में इब्न बतूता आया था, तुगलक वंश का है। इब्न बतूता आया था 1300, मोरक्को यात्री है आपका, 1333 ईस्वी में आया था। फिरोज शाह तुगलक आपका तुगलक वंश का ही है। इस डाक विभाग, ये सबसे ज्यादा नहर, बागवानी, ये सबसे इससे रिलेटेड है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ऐसे बागवानी से रिलेटेड है कि सबसे मतलब बागवानी से मुगल में अगर बात करें तो वो था बाबर जो बागवानी का शौकीन था सबसे ज्यादा, ठीक ना। तो सन 1965 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1765 में, मैं बता दें, तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य के आपका सदाशिव राव और आपका बहमनी साम्राज्य, सदाशिव राव जो थे विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश थे, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य में भी आपका अलग अलग वंश था, ठीक है, 4 वंश थे आपके, सुलु, तुलु और तो संगम वंश था। तो उसमें था आपका तुलु वंश से कौन थे? सदाशिव राव थे, जिसका कृष्णदेवराय भी इसी वंश से थे। क्वेश्चन पूछा गया कृष्णदेवराय किस वंश से थे? कृष्णदेवराय नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना किया था। तुलु वंश की स्थापना की कौन किए थे? नरसिंह ने। उसी वंश के दूसरे शासक थे कृष्णदेवराय, जिन्हें बाबर के समकालीन थे। बाबर ने सबसे शक्तिशाली कहा था, ठीक है। और तुलु वंश के ये थे सदाशिव राव। और आपका ये लड़ाई हुआ था बहमनी साम्राज्य या दक्कन के सुल्तान भी बोलते हैं यहाँ पे। तो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल। यह डेट भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि
पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ठीक ना, 1526। 21 अप्रैल 1526 किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का मतलब दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी को हराकर, इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है, हराकर दिल्ली सल्तनत पे मुगल सल्तनत का स्थापना करता है कौन आपका, तो बाबर। बाबरनामा लिखता है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबर का मकबरा पहले आपका आगरा में था, फिर आपको उसको काबुल में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है उसकी पत्नी के द्वारा, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1556 में। पानीपत का द्वितीय हुआ था 5 नवंबर 1526 में। आपको पता है ये हुआ था आपका हेमू और अकबर के बीच में, हिंदू राजा हेमू और अकबर के बीच में, लेकिन अकबर तो उस टाइम छोटे थे, तो इनके तरफ से बैरम खान था संरक्षण, बैरम खान जमान ये लड़े थे, ठीक है। इसमें अकबर की जीत हुई थी और हेमू हार गया था, ठीक है। खानवा का युद्ध क्या था आपका 1527 में होता है आपका 16 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध होता है, जो कि मेवाड़ के राजा राणा संगा से होता है, ठीक है। इसमें राणा संगा की हार हो जाती है, ठीक, इसमें ये हार जाता है। तो बाबर ने 4 लड़ाई लड़ी थी, पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा आपका खानवा, तीसरा चंदेरी जयचंद के साथ चंदेरी का युद्ध 1528 में चंदेरी, आपका घाघरा का युद्ध 1529 और 30 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको पहले दफनाया जाता है आगरा में, फिर उसको दफनाया जाता है किसमें, काबुल ले जाया जाता है उसकी पत्नी के द्वारा इसके मकबरे को। अभी बताया कि बाबर जो था वो बागवानी में ज़्यादा शौकीन लगता था, ठीक है ना, बागवानी का ज़्यादा ये शौकीन था। तो ये हो जाएगा चारों ऑप्शन का डिटेल्स। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य से संबंधित है, तो सादा शिवाजी राव जो थे मराठा साम्राज्य से रिलेटेड थे, मराठा साम्राज्य, इन्होंने अष्टप्रधान बनाया था। अष्टप्रधान क्या था, जो समूह था सलाहकार परिषद था। अष्टप्रधान क्या था आपका सलाहकार, जो अलग अलग विभाग सलाहकार थे, अलग अलग पद बनाया गया था, अष्टप्रधान पद था, और सभी उनके द्वारा सलाह दिया जाता था, तो सलाहकार ये था। शिवाजी जो थे मराठा समाज से रिलेटेड थे, 1665 में इनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब के साथ पुरंदर की संधि होती है, पुरंदर की संधि किसके साथ होती है, औरंगजेब के साथ, ठीक है, औरंगजेब और शिवाजी के साथ। शिवाजी को जेल में मतलब बंदी बना देता है ये औरंगजेब आपका, जय सिंह जो था, जय सिंह औरंगजेब की तरफ से संधि किए थे, ठीक है। संधि उसके बाद धोखा से इनको क्या करता है, औरंगजेब बंदी बना लेता है। चलिए बाबर के बारे में बात की, 4 लड़ाई लड़ा था ये, पानीपत का प्रथम, खानवा, चंदेरी और आपका घाघरा का युद्ध, ठीक है। अकबर के बारे में आपको ध्यान रखना है, अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605 तक था। 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है, सिकंदरिया में इसको दफनाया जाता है, उत्तर प्रदेश आगरा के पास है, इसमें इनको दफनाया जाता है, ठीक है। पानीपत का ये दूसरा युद्ध हुआ था इनसे, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़े थे ये कब, तो ये लड़े थे 5 नवंबर 1556 में। किससे लड़े थे आपको, हेमू से। इन्होंने लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 1576 में, राणा प्रताप और मानसी के बीच, राणा प्रताप और मानसी, ठीक है। मानसी आपको अकबर की तरफ से थे, पर राणा प्रताप की हार हुई थी इसमें। अकबर ने
एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ही मिलेगा, इसी सेट में मिलेगा, आई थिंक वो वही देखने को मिला था कि अकबर जो थे ना वो चित्रकला के लिए खाना बनाते, चित्रकला के लिए क्वेश्चन था कि कौन सा मुगल जो था वो चूंकि चित्रकला जो फेमस था वो जहांगीर के समय में था ना, तो लेकिन ये क्वेश्चन था कि चित्रकला के लिए कारखाना का निर्माण किसने किया था, कारखाना किसने बनवाया था, तो वो अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो ये चीज आपका ध्यान रखिएगा। आईने अकबरी, अकबरी किसने लिखा, अबू फजल, या अकबर नामा भी बोलते हैं, अबू फजल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनके समय में नवरत्न थे, नवरत्न जिसमें अबू फजल भी थे, बीरबल थे आपके। ठीक है, तो नवरत्न थे इनके समय में। इन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया था। ठीक है, तो ये सारा चीज आप अकबर से रिलेटेड याद रख सकते हैं। औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है, जिंदा पीर के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है इनका मकबरा। इनका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 1658 से 1760 में इनकी मृत्यु हो जाती है। औरंगाबाद में इनका मकबरा है महाराष्ट्र में, जो इनके बेटे के द्वारा बनाया जाता है। इनके बेटे के द्वारा एक और मकबरा बनाया जाता है, इनकी पत्नी का, बीबी का मकबरा, जो कि सेकंड ताजमहल बोला जाता है मकबरा। ये भी औरंगाबाद में ही है। इसको इनके बेटे के द्वारा ही बनाया जाता है, आजम शाह द्वारा। ठीक है, औरंगजेब जो था आपको सिख गुरु तेग बहादुर को इसने फांसी दिलाया था। ठीक है, और इसके साथ पुरंदर की संधि भी हुआ था आपको शिवाजी के साथ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इस पर अगर हम लोग बात करें तो काफी लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव, इसका आंसर जो होगा लॉर्ड क्लाइव था। क्यों लॉर्ड क्लाइव था, क्योंकि 1757 में आपको पता है एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। ठीक है, जो कि आपके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ होता है। सिराजुद्दौला के साथ होता है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ होता है। जबकि इसके कूटनीतिक इतने अच्छा था ये कि इसने क्या किया, सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर जाफर, एक और था, दो सेनापति को इन्होंने लाभ देकर उनको मिला दिया था, कूटनीति से इनको मिला दिया। और इनकी सेना बहुत कम थी। ठीक है, संख्या तो नहीं पूछता है, 30,000 के आसपास बोला जाता है, और उनकी संख्या जो थी नवाब के लाखों में था। ठीक है, लेकिन फिर भी नवाब जो थे वो हार जाते हैं, नवाब जो थे आपके क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, तो मीर जाफर इनको धोखा दे देता है सिराजुद्दौला को, और प्लासी के युद्ध जो होता है वो हार जाते हैं। तो प्लासी का युद्ध से ही अंग्रेजों का जो मनोबल है वो बढ़ जाता है, और वो शासन के लिए भारत में सोचने लगते हैं। ठीक ना, तो ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है। रॉबर्ट क्लाइव पहले ये थे आपके सेनापति थे, लेकिन इनकी ये जो थे ना दिमाग मतलब बहुत तेज थे, तो इनको ये बाद में गवर्नर भी बन जाते हैं। 1757 में ही इनको बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, बंगाल का गवर्नर इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो और यहीं पे इसी समय में ये राजधानी होता है, मतलब कि प्लासी का युद्ध होता है। 1765 में ये दूसरे जब टेन्योर में आते हैं, चूंकि इनका पहला टेन्योर 1757 से 60 तक होता है, फिर ये इंग्लैंड चले जाते हैं, फिर 65 में आते हैं, और 65 में ये आपका ये बंगाल में द्वैत शासन शुरू करते हैं। बंगाल में द्वैत
शासन। क्योंकि द्वैत शासन इसलिए शुरू हो पाता है कि आपको पता है कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में भी आपको यह हार हो जाती है। बक्सर के युद्ध में भी मतलब कि जो अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला, मुगल नवाब और ये आपका मीर कासिम उस टाइम बंगाल का नवाब हो जाता है। तो मीर कासिम तीनों मिलके बक्सर का युद्ध लड़ते हैं जिसमें इनकी हार हो जाती है। इससे क्या होता है कि वो बंगाल में द्वैत शासन मतलब कि लागू कर देते हैं। मतलब कि इससे द्वैत शासन का मतलब ये हुआ कि नवाब का जो काम होगा वो बस गद्दी पे बैठना है, ठीक है। उनको ज्यादा ये कुछ नहीं अधिकार नहीं मिला, लेकिन सेना का देख रेख, टैक्स, विदेशी मामला जितना भी था वो सारा चीजें आ गया इनके शासनकाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसलिए दो तरह से शासन हो रहा था, इसलिए इसको द्वैत शासन बोला गया, जो कि बंगाल में शुरू होता है 1765 में। पहली बार द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव शुरू करता है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो आपको पता है 1919 में मॉर्ले मिंटो सुधार आता है। मॉर्ले मिंटो सुधार आता है जिसमें मिंटो जो है आपको वायसराय होते हैं और मॉर्ले क्या होते हैं, सचिव होते हैं, ठीक है। तो ये आता है 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार। ये जो मॉर्ले मिंटो सुधार जो है प्रसिद्ध किसके लिए है, सांप्रदायिक चुनाव के लिए। आपका क्वेश्चन आएगा सांप्रदायिक चुनाव के लिए कौन प्रसिद्ध, कौन रिलेटेड है, तो वो मॉर्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में आया था, जिसमें आपके वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, ठीक है। 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना होती है। जनगणना जो होती है सबसे पहले 1872 में होती है, जो कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुई थी मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। मतलब इस दिन सभी सेनाओं ने, सभी सेना जो थे आपके, ये सेना का लड़ाई था, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था सेनापति जो 1857 में, ठीक है। इससे पहले का एक घटना आपको याद रखना है जो कि इससे रिलेटेड ही है, वो है आपका 8 अप्रैल, एक डेट याद रखना है आपको, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जो कि आपके बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34 बटालियन, ठीक है ना, बंगाल नेटिव 34 बटालियन के ये सेनापति थे। मतलब कि वहां पे ये बटालियन में शामिल थे। तो क्या होता है कि चर्बी के कारतूस बनाए जाते हैं, तो इसको लेकर ये विरोध करते हैं और कुछ अंग्रेजों को ये मार देते हैं, ठीक ना। जिससे क्या होता है कि सबसे पहले अगर बोला जाए तो यही इसका शुरुआत करते हैं। तो इनसे इसको क्या किया जाता है, फांसी की सजा देती है 8 अप्रैल 1857। ये क्वेश्चन पूछा गया कि मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी, ठीक है। तो ये आपको 8 अप्रैल 1857 रिलेटेड याद रखना है, ठीक है। लखनऊ से जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, वो थी आपकी बेगम हजरत महल, ठीक है ना। झांसी से आपको झांसी की रानी, और इलाहाबाद से लियाकत अली जो थे आपके इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का युद्ध किया था। कानपुर से आपका थे तात्या टोपे, बीर कुंवर सिंह, तो ये सब अलग अलग जगहों से लड़े थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुंडा विद्रोह, तो बिरसा मुंडा विद्रोह आपको झारखंड साइड, छत्तीसगढ़ साइड में हुआ था, जो कब हुआ था, तो 1895 से 1900 के बीच में ये विद्रोह हुआ था, जिसके नेता थे बिरसा मुंडा क्या थे, इसके नेता थे, जो कि आदिवासी विद्रोह था। आदिवासी विद्रोह आपको एक और याद रखना है, संथाल विद्रोह, है ना। संथाल विद्रोह आपको याद रखना है, जो कि 1855 से 1856 के बीच में हुआ था, और इसके नेता थे सिंधु और कान्हू जो थे आपको इसके नेता थे, ठीक है।
ये भी उत्तर प्रदेश साइड में हुआ था आपका। आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना जो किया था 1875 इसमें दयाराम सरस्वती ने किया था। और कहाँ पे किया था? तो मुंबई में दयाराम सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था 1857 ईस्वी में। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की तरफ लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है, पुस्तक याद रखना, ये भी पूछा गया एग्जाम में, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो है आपका, वो आपका दयानंद सरस्वती का पुस्तक का नाम है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता है कि 11 सितंबर 1893 में शिकागो में शिकागो में इन्होंने आपको भाषण दिया था। शिकागो यूएसए में जो इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। रामकृष्ण मिशन जो इनके गुरु थे, उनके नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी 1857 में। इन्होंने कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना किया था 1898 में। 1898 में कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना किया था। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863, इसलिए 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाला कौन था? तो प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे, 3 लोग थे आपके, डॉक्टर राधा कृष्ण जो कि राष्ट्रपति थे आपके सेकंड। फिर थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो थे, उनको मिला था। एक मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन जो कि साइंटिस्ट थे और डॉक्टर थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रभाव। तो ये आपका हो जाएगा। 3 लोगों को कब दिया गया था? तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत रत्न की, और ये सबसे पहले इन 3 को दिया गया था। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो आपको पता है कि राजगीर जो है बिहार का शहर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगिरी में, इसका नाम पहले राजगिरी था, इसमें पाटलिपुत्र राजगिरी था। इसके समय आजाद शत्रु जो कि हर्यक वंश में था आपका, तो हर्यक वंश में था ये। इसके समय में, अजात शत्रु के समय में यहाँ पे बौद्ध संगीति होती है। दूसरा वाला फर्स्ट बौद्ध संगीति इसके समय में होती है राजगीर में। राजगीर में एक ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है। ठीक है ना, ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया 2021 में। चलिए गया की बात करते हैं। गया में आपका बोधि मंदिर है गया में। अभी बताए थे आपको 1922 में आईएनसी मतलब कांग्रेस की अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्षता सीआर दास करते हैं आपके। ठीक है। गया में आपका एक ब्रह्मयोनी हिल्स भी है। ब्रह्मयोनी हिल्स जो है आपका गया में है। भागलपुर में है डॉल्फिन, विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र है आपका। बोध गया में आपको पता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बोध गया हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के नवपुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति किससे जुड़ी है? तो नवपाषाणिक संस्कृति से जुड़ी है। नवपाषाणिक संस्कृति में आपको पता है कि आग का खोज हुआ था सबसे पहले, कृषि का आविष्कार हुआ था सबसे पहले, और ये चिरांग जो स्थान है वो छपरा में है। ठीक है ना, बिहार के छपरा
जिला में ये स्थान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और ताम्र प्रसान का भी आपका तांबा लोहा कांस्य का युग कहा जाता है, इसके समय इसका खोज हुआ था। तांबा कांस्य लोहा ये सब का ताम्र प्रसान युग में। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो ये रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया था। कहाँ पे? बाबा ठाकुर दास ने पटना में। बाबा ठाकुर दास जो थे आपके, ये बंग भंग आंदोलन से भी जुड़े थे। बंग भंग आंदोलन जो कि आपका हुआ था 1905 में, जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाल विभाजन भी बोलते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन, जिसके नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विभाजन से जुड़े थे। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्य कौन था? अभी बात किए थे जयराम दौलत राम। सीएम कौन था? श्री कृष्ण सिंह, जिनको बिहार केसरी भी कहा जाता है, बिहार केसरी कहा जाता है। अभी राजेंद्र ओलेंकर जो है वो बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सेकंड रुक जाइएगा, फिर ये इसके बाद क्यों नहीं आ रहा है? 45 हो गया, 43 था वो। चलिए, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच में। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात जो है ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच में है, जो कि आपके किस नदी के किनारे है? तो ये है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी है आपका, और ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे नियाग्रा झील आपको मिलता है। ठीक है, और सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बताए थे विश्व में एंजेला या एंजल बोलते हैं, एंजेला जलप्रपात, जो कि कैरोनी नदी पे है। कैरोनी नदी जो कि आपका कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। ठीक है ना, ये तो पहले ही देखे थे हम लोग। वेनेजुएला में ये है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लॉरेंस बेसिन। रूस के किस शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपको हो जाएगा प्रिन। रूस के बेसिन शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आई थिंक इसका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली थोड़ा सा। चलिए, यूरोप में पिरिन पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो ये है स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। ठीक ना, स्पेन जो कि है यहाँ पे यूरोप में, और इधर आपका फ्रांस यहाँ पे आता है आपका, और यहाँ पे इधर आएगा स्पेन आपका। ठीक है ना, नीचे आपका इधर आता है नॉर्थ मतलब अफ्रीका, ये आपका इस वाले पार्ट ये यूरोप होता है। यूरोप के जस्ट बगल में इधर आपका एशिया होगा, रसिया होगा, इधर भारत होगा आपका। ठीक है, इधर आपका होता है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। तो इस तरह से आप देखिएगा, तो फ्रांस और स्पेन जो है पास में है, यूरोप के देश है। यहाँ पे इनके बीच जो श्रृंखला पाई जाती है वो श्रृंखला है आपका पिरिन श्रृंखला। ठीक है, पिरिन पर्वत श्रृंखला, जो कि स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंबल नदी
पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो चंबल नदी पर दो आपको परियोजना है। चंबल नदी पर दो परियोजना है। चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? ये निकलती है जाना पाव की पहाड़ी से, जाना पाव पहाड़ी, जो कि यूपी में है, मध्य प्रदेश में। तो इस पे दो, पहला हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में है आपका राणा प्रताप, राणा प्रताप नो, ये आपका है चंबल नदी पे जो है ना वो राजस्थान में, ठीक है ना। राणा प्रताप कहाँ पे है? आपका राजस्थान में है। और ये आपको रौसेलाना, रौसेला राजस्थान आप याद रख सकते हैं। और दूसरा जो है चंबल नदी पे वो गांधी सागर परियोजना है, गांधी सागर परियोजना है। तो महात्मा गांधी, गांधी सागर नाम है लेकिन आप महात्मा गांधी से याद रख सकते हैं, एम से एमपी, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और आर से राजस्थान, राणा प्रताप जो कि आपका है राजस्थान में, ठीक है। भरमौल जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। सिक्किम में आपको पता है कि भूटिया जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में जनजाति आपको मिलेगी थारू जनजाति, जौनसौर जनजाति, जौनसारी जनजाति आपको मिलेगी। बुक्सा जनजाति आपको पता है कि भील जनजाति राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलता है, भील जनजाति मध्य प्रदेश, ठीक है। एक गुर्जर जनजाति होता है, गुर्जर जनजाति आई थिंक राजस्थान में होता है। आपका बोडो जनजाति पता है आपको, बोडो जो है आपका असम में होता है, ठीक है, बोडो जनजाति। तो ये जनजाति कुछ आप ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। गोवा में एक बंदरगाह है मोरमुआ बंदरगाह, मोरमुआ बंदरगाह जो है आपका गोवा में है, मोरमुआ बंदरगाह। गुजरात में आपका कांडला, कांडला बंदरगाह जिसका नाम बदल करके आपको रख दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह, नाम अभी चेंज हो गया इसका, कांडला बंदरगाह का। और आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि आपका इसको नाम देते हैं बीजाग बंदरगाह। तो ये आपके हो जाएंगे 50 क्वेश्चन जो कि जीके से रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग साइंस का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।